अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शुएब एंड वेलकम टू माय चैनल रुमेम्स एकेडमी। आज हम लोग मैट्रिक क्लास की मैथ्स की एक्सरसाइज नंबर 17.4 स्टार्ट करेंगे, जो कि कंसिस्ट करती है वेन डायग्राम के ऊपर। ठीक है, ये वेन डायग्राम क्या होती है, ये ऊपर मैंने एक ओवरव्यू दिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो पूरी डिस्क्रिप्टिव वीडियो है वेन डायग्राम के ऊपर, तो अगर आप लोग पहले वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको वेन डायग्राम बनाना आराम से समझ में आ जाए। फिर आपको ये एक्सरसाइज, ये वाली वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप खुद भी जो है वो ये एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देख ली, समझ ली। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है वो एक इंट्रोडक्शन देंगे वेन डायग्राम का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 17.4। वेन डायग्राम बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था वेन, उनके नाम से मंसूब है, तो इसलिए उन्होंने अपने नाम से इसको रख दिया कि वेन डायग्राम है। ठीक है, अब वेन डायग्राम होती क्या है? वेन डायग्राम में हम बेसिकली सेट्स, उसके रिलेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। क्या करते हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम वेन डायग्राम का नाम देते हैं। ठीक है, इस वेन डायग्राम के अंदर वेन डायग्राम बेसिकली कंसिस्ट करती है दो शेप्स के ऊपर। किस पे? दो शेप्स के ऊपर। पहला शेप जो है आपका होता है रेक्टेंगल और दूसरा होता है आपका सर्कल। ठीक है, ये रेक्टेंगल जो है ये हम यूनिवर्सल सेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? यूनिवर्सल सेट के लिए। ठीक है, और जो सर्किल हुए वो सबसेट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो कोई से भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, एटसेट्रा, कुछ भी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्कल। ठीक है, नंबर 2, ये बात दोनों समझ में आ गई। नंबर 3 बात तीसरी बात ये कि वेन डायग्राम में जो है वो दो किस्म के डायग्राम बनती है। कितनी किस्म की? दो किस्म की। एक कहलाती है डिसजॉइंट और एक कहलाती है ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था 17.3 में कि डिसजॉइंट कौन से होते हैं? जिसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से, कोई भी सेट्स के अंदर एलिमेंट्स एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करते, सिमिलर नहीं होते, तो वो कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होता है? अगर कोई भी सिमिलर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, तो ये दो किस्म की हमें डायग्राम बनानी होगी, डिसजॉइंट और एक ओवरलैपिंग। और अगर सिंपल अगर हमें ये दे दिया कि सबसेट ऑफ बी, तो इसकी एक और डायग्राम बनती है, वो हम आपको समझा देंगे जब हम ये सवाल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? अब हम सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेट बना लेते हैं खुद से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए सेट है मेरे पास, ए बी सी। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और बी सेट है मेरे पास डी ई एंड एफ। ठीक है, जबकि यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, जी तक ले लेते हैं, चले जी तक। ठीक है, अब सबसे पहले हम ए यू बी का 1 2 3 निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का 1 2 3 पार्ट निकालेंगे, ए डेल बी का 1 2 3। इस तरीके से हमें सबको सॉल्व करना है 1 बाय 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, ए यू बी को ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ए यू बी। इस ए यू बी का मुझे क्या करना है? तीनों पार्ट निकालना है। सही है, तो नंबर 1 में कह रहे हैं आपको ए और बी का डिसजॉइंट बनाना है। क्या बनाना है? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मैंने आपको बताया क्या होता है। डिसजॉइंट वो होता है कि जिसके अंदर सेम एलिमेंट नहीं होते। तो वेन डायग्राम बनाते हैं तो ए और बी सबसेट हैं यू के, तो सबसे पहले तो यू बन जाएगा। ठीक है, देखें जो सबसेट होगा ना वो हमेशा, जिसका भी सबसेट होगा वो उसके अंदर बनाया जाएगा। जैसे यू है ना ये, तो यू के अंदर ए और बी बनाए जाएंगे क्योंकि ए और बी इसके सबसेट्स हैं। ठीक है, अब देखें डिसजॉइंट सेट बनाना है। डिसजॉइंट का मतलब क्या है? कि जॉइंट ना हो, सिंपल इंग्लिश में अगर बोले तो जॉइंट ना हो। ठीक है, और हमें दिख भी रहा है कि ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट सिमिलर नहीं है जो एक दूसरे से रिजेंबल करते हो। तो तीनों के तीनों एलिमेंट अलग हैं, इसके भी और इसके भी, ए बी सी और डी ई एफ। तो यू को तो रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं यू से, इस रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर दूंगा यू से, यूनिवर्सल सेट को। और सेट ए मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा ये। ठीक है, ये सर्कल सेट ए है और ये सर्कल सेट बी है। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं कि सेट ए एंड सेट बी। अब क्या होता है, हमें बेसिकली कलरिंग भी करनी होती है, यानी शेडिंग भी करनी होती है समझने के लिए कि भाई इसका आंसर क्या है। वेन डायग्राम तो बना दी मैंने, ये ए और ये बी सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ए के अंदर मैं लिख देता हूँ ए बी सी। ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ डी ई एफ। लेकिन अब मुझे पता तो नहीं चल रहा ना कि आंसर है क्या, ए यू बी है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं? शेडिंग करते हैं। क्या करते हैं? शेडिंग करते हैं। वैसे ए यू बी का आंसर क्या होगा, हम यहाँ लिख देते हैं। ए यू बी का आंसर होगा आपका 1 कह रहा हूँ, ए बी सी डी
ई एंड एफ। तो इसका मतलब ये आंसर है ना, तो इसका मतलब जितना भी पार्ट ए बी सी का है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेडेड हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट बात है, शेड करना जरूरी है इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1 डिसजॉइंट सेट का। ठीक है, अब हम बनाएंगे ओवरलैपिंग सेट। क्या बनाएंगे, ओवरलैपिंग सेट। अच्छा, अब ओवरलैपिंग सेट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या करनी चाहिए, ओवरलैप करनी चाहिए, यानी कि सिमिलर होनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं इस सेट की ओवरलैपिंग डायग्राम बनाऊंगा तो नहीं बन सकेगी, क्योंकि दोनों के दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरलैपिंग के लिए ए और बी जो जनरल टर्म में हमें लेने हैं सेट, वो हमें दोबारा लेने पड़ेंगे। तो यू तो सेट यही है। ठीक है, तो ए सेट में ले लेता हूं ए बी सी डी। ठीक है, जबकि मैं बी सेट ले लेता हूं बी डी ई और एफ। ठीक है, तो आप हर उसके लिए ना, हर पार्ट के लिए और किसी चीज के लिए भी हम ये करेंगे यूज डिसजॉइंट के लिए, और ये करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, ये करेंगे डिसजॉइंट के लिए और ये करेंगे ओवरलैपिंग के लिए। तो ओवरलैपिंग में अब बात करते हैं, तो देखें यहाँ पर दो एलिमेंट क्या कर रहे हैं, रिजेंबल कर रहे हैं, बी और डी। तो इसके लिए जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। यू तो जनरल सबके साथ आएगा। अब देखें, पहला सर्कल ए ये हो गया। ठीक है, पहला सर्कल ए हो गया, ये रहा। ठीक है, और जो दूसरा सर्कल होगा उसके कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, बी और डी ना, तो हम कुछ इस तरीके से ओवरलैप करके बनाएंगे, ये सही। अच्छा, अब है कौन से एलिमेंट, बी और डी, तो जो ओवरलैप कर रहे हैं वो हम यहाँ लिखेंगे बी और डी। ठीक है, थोड़ा सा समझ जाए, नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये बी और डी है। ठीक है, बी और डी। और बाकी कौन से एलिमेंट बच गए इसके, यहाँ पर बच गए ए और सी। ठीक है, जबकि यहाँ बच गए ई और एफ। ठीक है, अच्छा जी, अब बात आती है कि हम इसको शेड कैसे करेंगे। क्या करेंगे, शेड कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी निकालना है ओवरलैपिंग का। तो ए यूनियन बी होगा क्या, अगर हम ड्रॉ करें तो ए बी सी डी ई और एफ, ये होगा हमारे पास ओवरलैपिंग। ठीक है, सॉरी यूनियन सेट। तो इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमें सबको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा, सबको शेड करना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से शेड कर दूंगा। ठीक है जी, समझ आ गई। ये हो गई हमारे पास ओवरलैपिंग डायग्राम, किसकी, ए यूनियन बी की। ठीक है, थर्ड है हमारे पास ए यूनियन बी का ही, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब सबसेट के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए कि बी बड़ा होना चाहिए और ए जो है वो छोटा होना चाहिए। इनके बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उनमें से कम जो है वो ए के पास होनी चाहिए, तभी तो सबसेट बनेगा। तो इसलिए इसके लिए भी ये दोनों करामत नहीं होंगे। तो इसके लिए हम दोबारा एक और बना लेते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये हम सबसेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके लिए, सबसेट के लिए। तो इसके लिए हम ले लेते हैं सेट ए, न्यूमेरिक वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3, बस यही लेते हैं। और बी के लिए ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 5। ठीक है, देखें सबसेट है ना। तो अब ये डायग्राम कैसे बनेगी, देखें, जब U बड़ा सेट था और ए बी इसके सबसेट थे तो इसके अंदर बन रही थी ना, इसी तरीके से अब U के तो ये दोनों सबसेट है, मतलब ये बनेंगे तो इसके अंदर ही, लेकिन A जो है वो B का भी सबसेट है। ठीक है, तो इसका मतलब A जो है वो B के अंदर बनेगा, लेकिन किस शेप में बनेगा, सर्कुलर शेप में। तो ये हो गया हमारे पास, ये B हो गया। ठीक है, और A इसके अंदर बनेगा, तो ये हो गया A, ये सेट A छोटा वाला। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये 1 2 3 है, और ये है 1 2 3 तो इसके अंदर आ गया ना, ये 4 और 5। सही है, 4 और 5। अब निकालना AUB था, क्या निकालना था, AUB। तो AUB क्या होगा, AUB क्या होगा, 1 2 3 4 5 सब होगा ना। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये सारा का सारा शेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा शेड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, समझ आ गई। तो क्या मतलब हुआ इसका, कि जरूरी नहीं है कि डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग बन सके या ओवरलैपिंग सेट डिसजॉइंट बन सके। मैं इसी सेट का डिसजॉइंट सेट भी बना सकता हूँ, सही है, और इसी सेट का ओवरलैपिंग भी बना सकता हूँ, लेकिन हमने समझाने के लिए किया है। अगर ओवरलैपिंग कहेंगे तो भाई ओवरलैपिंग बन ही नहीं सकता ना इसका, तो हम इसको अलग अलग करके ही लिख देंगे। ठीक है, अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। तो ये तो सारी चीजें मैं लिखे रहने दूंगा,
ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन की अगर बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट लिखे जाते हैं, जो सेम होते हैं, जो सेम होते हैं दोनों सेट्स में वो लिखे जाते हैं। तो नंबर 1 हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं जो कि डिसजॉइंट है, अब आपको पता चल गया। ठीक है, तो यू यूनिवर्सल सेट आ गया। ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें से ए इंटरसेक्शन सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं, सिमिलर एलिमेंट कौन से हैं, कोई भी नहीं है ना, तो इसका मतलब इसका डिसजॉइंट सेट बनाना है। तो इसका डिसजॉइंट सेट कुछ इस तरीके से ही बनेगा, ए और बी। ठीक है, ए के पास कौन से हैं, ए बी सी, इसके पास कौन से हैं, डी ई एफ। ठीक है, निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, जो दोनों में मौजूद होता है, जो दोनों में मौजूद है, दोनों में मौजूद कुछ है नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नल सेट। क्या आएगा आंसर, नल सेट। अब नल सेट जब आ रहा है तो मैं कुछ शेड करूंगा इसका, क्योंकि आंसर तो मेरे पास ये है ही नहीं ना, नल सेट तो हम रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसका आंसर यही है पहले वाले का, डिसजॉइंट सेट का। ठीक है, समझ आ गई पक्का, क्योंकि देखिए कोई भी है नहीं ना, कोई भी इसके अंदर एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो हम कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो इसका आंसर यही होगा, सिमिलर। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट में है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए हम ये वाले यूज करेंगे सेट्स। अब ओवरलैपिंग के लिए ए बी सी डी, बी डी ई एफ, तो हम यहाँ पर पहले तो आंसर लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा, जो सेम होते हैं, और सेम क्या है, बी एंड डी, तो आंसर ये है ना, आंसर ये। तो मैं बनाऊंगा सेट उसी तरीके से, बनाऊंगा सेट उसी तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा ए और सी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ई और एफ, और यहाँ आ जाएगा बी और डी। तो आंसर तो ये है ना, तो सिर्फ मैं इस चीज को शेड करूंगा। फर्क क्या आया, समझ में आई, ए यूनियन बी में सब आंसर, क्योंकि सारे एलिमेंट्स आ रहे थे तो इसलिए हमने सबको शेड किया था। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ और सिर्फ बी और डी आ रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बी और डी को शेडेड करेंगे। ठीक है, नंबर थर्ड है आपका, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी का ही हमें बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसका आंसर तो बल्कि सेम होगा ना सबके लिए, क्योंकि बी जो है वो ए का सबसेट है। यस, सेम होगा, चाहे इंटरसेक्शन निकालें चाहे कुछ भी निकालें। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा कुछ इस तरीके से ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शेडेड का इशू आएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 2 एंड 3 4 एंड 5। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं निकालूं, ए इंटरसेक्शन बी, सही है, सबसेट के अंदर इन दोनों में से, तो क्या आएगा आंसर, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 एंड 3, कॉमन ये है ना 1 2 3, तो सिर्फ और सिर्फ ये हिस्सा इसका शेडेड हो जाएगा। समझ आ रही है बात। ठीक है, जो आंसर होगा ना सिर्फ उस पार्ट को आपने शेड करना है, बाकी किसी को भी नहीं करना। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई। अब इसका जो ए डेल बी और ए माइनस बी है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, सेट्स आपने यही फॉलो करने और आपने खुद से आंसर इसका लिखना है। डेल में क्या होता है, जो दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे लिख दिए जाते हैं। सिर्फ अब इसमें क्या होता है, सेम एलिमेंट्स कट जाते हैं, बाकी के एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। सेम एलिमेंट्स तो हम इंटरसेक्शन वाले में करते हैं ना, डेल में क्या होगा, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कट जाएंगे, बाकी के सारे एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। जबकि माइनस में क्या होता है, जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो कट जाते हैं और सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हम लिखते हैं आंसर के अंदर। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बना के दिखा देता हूं इन सब का, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाए। ए डेल बी, ठीक है, ए डेल बी का अगर मैं डिसजॉइंट बनाऊं तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, इसका आंसर क्या होगा, ए डेल बी का। मैंने क्या बताया, जो सेम एलिमेंट होंगे वो कट जाएंगे, बाकी सारे लिख दिए जाएंगे। तो ए बी सी डी ई एफ, सेम है ही नहीं कुछ, तो सारे लिख दिए जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, यू ए बी, ए एंड बी। ठीक है, अब इन सबको हम शेडेड कर देंगे, क्यों, क्योंकि आंसर हमारा यही है, ए डेल बी में यही आएगा। सही है। अब इसी तरीके से अगर मैं ए माइनस बी का बनाऊं, ए माइनस बी का बनाऊं, तो ए माइनस बी क्या होता है, सेम एलिमेंट होते हैं वो कट जाते हैं, बाकी फर्स्ट सेट के लिख दिए जाते हैं। तो फर्स्ट सेट में क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डी ई एफ, सेम एलिमेंट क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, बाकी के एलिमेंट लिख दिए जाते हैं फर्स्ट सेट के। अब सेम एलिमेंट तो नहीं कटे, लेकिन मैं दूसरे वाले के नहीं लिखूंगा, सिर्फ पहले वाले सेट के लिखूंगा। तो इसका आंसर होगा एबीसी। इसका मतलब मैं इसको जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाले को शेडेड करूंगा, इसको शेडेड नहीं करूंगा। तो इसका आंसर इस तरीके से होगा।
ऑलराइट, समझ आ गया? अगर ये पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया ना तो इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है बाय यूजिंग वेन डायग्राम। इससे पहले आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन वो सेट्स की फॉर्म में की थी। अब हमें क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए यानी कि वेन डायग्राम के जरिए जो है इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। और इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो पार्ट 1 है इसका ABCD A सेट है और B जो है इसका AEIOU है। ठीक है, अब होते क्या है, ए और बी सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो आप ये बात तो अपने जहन नशीन कर लें कि हमें सब सेट्स के अंदर, सब क्वेश्चंस के अंदर यूनिवर्सल सेट तो ड्रॉ करने ही करने हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करने के लिए हम रेक्टेंगल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ लिख दिया कि ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास क्या है, ABCD E और B जो है वो AEIOU है। जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन A। ठीक है, ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A। ठीक है, तो अब अभी जो है हम वो फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो अगर हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं A यूनियन B, ठीक है, तो हम इसको A यूनियन B के लिए बनाएंगे। ठीक है, जबकि नीचे वाला जो है हम B यूनियन A के लिए बनाएंगे। और दोनों के आंसर हमारे पास क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। ठीक है, और सेम कैसे मैं पहचानूंगा कि जो शेडेड पार्ट होगा उससे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर मैं वैसे बात करूं सेट्स की फॉर्म में, तो A यूनियन B का आंसर क्या होना चाहिए, A यूनियन B का आंसर होना चाहिए ABCDEIOU। ठीक है, जबकि B यूनियन A का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ABC। हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखते हैं हमेशा। ठीक है, ABCDEIOU। ओके, तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले A यूनियन B की। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो A यूनियन B दोनों सबसेट हैं, सर्कल इसके अंदर ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से। लेकिन आप एक बात और ध्यान नशीन कर लें कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं जो इसके साथ मिल रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, A और E। इसका मतलब आप समझ गए कि इसके अंदर जो डायग्राम बनेगी वो ओवरलैपिंग डायग्राम बनेगी। कौन सी डायग्राम बनेगी, ओवरलैपिंग। अगर ये सेम नहीं होते कोई भी एलिमेंट तो हम डिसजॉइंट डायग्राम बनाते, लेकिन ये सेम है तो इसका मतलब ओवरलैपिंग बनेगी। तो इसका मतलब A और B आपस में ओवरलैप करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, सर्कल टेढ़े पेढ़े बन रहे हैं, अब मेरे पास जरा कॉपरेट कर लें। ठीक है, तो A और B आ गया मेरा, ये A और ये सेट B। अब इसके कौन से एलिमेंट है जो मिल रहे हैं, A और E मिल रहे हैं, तो हमने A और E लिख दिया। बाकी सारे यहाँ लिख दिए B, C और E, सॉरी B, C और D। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास IOU। ठीक है यार, आप लोग जब इसको रजिस्टर में बनाएंगे ना तो पेंसिल से शेड करेंगे तो B और C और D सब लिखा हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर तो मार्कर से कर रहा हूँ ना, तो मैं इसको शेड करूंगा तो ये सब मिट जाता है, लेकिन आपने इसको लिखना है रजिस्टर के अंदर, इसको शेडेड करना है और B, C, D ये सब लिखा हुआ नजर आना चाहिए। इससे हमें पता चलेगा कि भाई ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं एलिमेंट्स और ये सारे हैं इसके पार्ट। ठीक है, लेकिन आंसर इसका सारा यही होगा, शेडेड होगा। ठीक है, लेकिन ये लिखा हुआ नजर आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना किस तरीके से, वैसे। ठीक है, ये आ गया आंसर AUB का। अब B यूनियन A का निकालूंगा तो वो भी ऑफ कोर्स यही आएगा, बस सिर्फ क्या हो जाएगा, सेट B ये हो जाएगा, सेट A ये हो जाएगा, आंसर यही आएगा। A और E यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब B यूनियन A है ना, तो पहले B के एलिमेंट लिख दूंगा यहाँ पर IOU। ठीक है, सिर्फ ये फर्क होगा, बाकी सारा सेम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर B यूनियन A का। तो इट इज वेरीफाइड दैट कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगर इंटरसेक्शन की बात करता हूं, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, सबसे पहले मैं आंसर लिख लेता हूं। इंटरसेक्शन का आंसर क्या होगा, जो सेम एलिमेंट होते हैं सिर्फ वो लिख दिए जाते हैं, सेम एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। तो सेम एलिमेंट कौन से, A और B। तो A इंटरसेक्शन B का आंसर क्या होगा, A और E, जबकि B इंटरसेक्शन का आंसर भी यही होगा, A और E। ठीक है, तो डायग्राम कौन सी बनेगी, डायग्राम वही बनेगी, लेकिन सिर्फ शेडेड पार्ट में क्या आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। ये A और E हो जाएगा, ये A और E हो जाएगा,
जबकि यहाँ पर वही सारे के सारे एलिमेंट बी सी और डी, यहाँ पर आ जाएगा आई ओ यू। ठीक है, शेडेड पार्ट हमारा सिर्फ ये होगा। ये हो गया हमारा आंसर ए इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, जबकि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, ए और यू। सेम बातें हैं, देखें समझ आ रही है ना बात, सिर्फ एलिमेंट चेंज होंगे इधर से उधर, बाकी सारा का सारा क्या होगा, सेम होगा। बी सी एंड डी शेडेड पार्ट यही। तो देखें ये भी प्रूव हो गया हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, प्रूव्ड। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए वेन डायग्राम का। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि ए सेट ये है, बी सेट ये है, चाहे आप इसका ओवरलैपिंग बनाए, चाहे आप यूनियन बनाए, चाहे आप डेल बनाए, चाहे आप कॉम्प्लीमेंट बनाए, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ होती है। और आई होप कि अभी तक इतने सारे हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम को बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।